अभिवादन है आप सभी का। मैं राहुल सिंह। आइए हम आज एक शख्सियत से बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि क्या करते हैं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं भी इनको नहीं जानता था। एक हमारे जानने वाले ने लगभग 2 से 3 साल पहले करीब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एम्स में कोई संत देव जी हैं और उनका मुझे नंबर चाहिए। तो मैं कहा कि कौन है ये? तो उन्होंने कहा कि एम्स में है और बहुत पूर्वांचल के लोगों की बहुत मदद करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। कहे कि आपने उनका लेख नहीं पढ़ा है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, शायद मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में है कि कोई व्यक्ति जो कि मदद करता है और हाँ दिल्ली में है। मैं इतना ही जानता था क्योंकि उस समय कोरोना काल था। कोरोना काल में ही आपकी मैंने खबरों को पढ़ा तो ये मुझे लगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे उनकी नंबर की बहुत आवश्यकता है, मैं आपसे 15 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ, तो आप मुझे जो है उपलब्ध कराइए। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने सारे खबरों में संत देव करके मैंने सर्च मारना शुरू किया व्हाट्सएप में। तो मुझे लगभग 6-7 महीने पहले एक लिंक मिला। फिर जिस पत्रकार ने इस खबर को लगाया था मैंने उसको संपर्क किया। उन्होंने इनका नंबर उपलब्ध कराया। इनके नंबर को मैंने उनको भेजा। क्या हुआ उन्होंने कभी फिर पलट के मुझे नहीं बताया, लेकिन अच्छा हुआ होगा इसलिए उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं। लेकिन आज एक मौका कहिए, चाहे एक संयोग कहिए या एक हमारा भाग्य कहिए या हमारा एक वो प्रेम कहिए या जो भी हो, संत देव जी आज अपने पैतृक गांव आए और घूमते हुए आज हमारे ऑफिस पे आज पहुँचे। तो मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूं संत देव जी। और मैं ये जानने का एक बार प्रयास करूंगा कि कौन सी आपके अंदर की ऐसी शख्सियत है कि जो हम पत्रकारों को भी लोगों का नंबर मिलाने के लिए मजबूर कर देती है कि उनके पास अगर नंबर नहीं है तो वो हमसे कहते हैं कि संत देव जी का मुझे नंबर उपलब्ध करा दीजिए। क्या है ये खासियत? नहीं सर, मेरी कोई खासियत नहीं है। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और बस आप लोगों का प्यार है कि हमें जो फ़ोन करते हैं, तो जब फ़ोन करते हैं तो बड़ा अपनापन लगता है कि दिल्ली से 900 किलोमीटर मैं बैठा हूँ और कोई मुझे फ़ोन करता है तो एक परिवार की फीलिंग आती है। तो मैं एक मऊ को अपना परिवार जैसा समझता हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये दिल्ली तक, मऊ से जो आपका सफ़र शुरू हुआ दिल्ली तक, क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी? आप एक दिव्यांग व्यक्ति हैं और अपनी दिव्यांगता को लेते हुए और आज आप एक सफल कैरियर की ज़िंदगी जी रहे हैं। और वहाँ पे अमूमन मैं देखता हूँ कि जो एक माने ईश्वर के पूरे आशीर्वाद से जो अपने आप को सकुशल होता है, वह तो दिल्ली जाने के बाद अपनी माटी को और अपनी रोटी को, अपनी बेटी तक को भूल जाता है दिल्ली की चकाचौंध में या बड़े शहरों की चकाचौंध में। और आप तो यहाँ के गरीब, गुरबा और कमज़ोर लोगों की मदद करने में, तो कौन सी ऐसी आपके अंदर ऐसी जज्बात जग गया? कौन सी ऐसे आपके अंदर बातें आ गई या आपको कौन सी ऐसी चीज़ प्रभावित कर दी कि आज जो है आप पूरी तरह से मऊ की जनता की सेवा या पूर्वांचल की, यूँ कहें कि पूर्वांचल की जनता की सेवा, या यूँ कहें कि यूपी के 70 जिलों के लगभग आपके पास, मुझे जैसा कि आपके डाटा से मुझे पता चल रहा है कि 70 जिले के लोग आपके संपर्क में हैं। क्या है ये? सर, मैं ग्राम बहादुरपुर का रहने वाला हूँ जो दोहरी घाट के करीब है। और मैं 10वीं करने के बाद मुझे बहुत व्याकुलता थी कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, वो भी सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, ताकि मैं भी अपना जीवन यापन सुदृढ़ तरीके से कर पाऊँगा। तो उसमें भाग दौड़ मैंने शुरू कर दिया और 10वीं पास करने के बाद ही मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मऊ से मिलने गया और मैंने बोला सर मुझे नौकरी चाहिए। तब मैं 16 साल का था। तो उन्होंने बोला कि 16 साल में बेटा नौकरी नहीं मिलती है, आप 18 साल का हो तो रोजगार कार्यालय में अपना नाम लिखवा दीजिए। फिर मैंने 2 साल बाद नाम लिखवा दिया, लेकिन उस दौरान अप्लाई तो उधर करते थे और फिर ये था कि किसी तरह लगना है। उसके बाद मेरी माताजी एक दिन बोल रही थी कि मतलब है कि इसकी भी शादी ब्याह कर दिया जाए और इसके 2 भाई हैं, वो दोनों जिला खिला लेंगे। तो पता नहीं वो बात मेरे को ऐसी लगा कि ठीक है, मैं दिव्यांग हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मेरी शादी, पहले तो मैं सोचता नहीं था कि मेरी भी शादी कोई करेगा, क्योंकि सामाजिक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि
दिव्यांग लोगों को परेशानी है। फिर मैं तुरंत जो है गांव से भाग गया दिल्ली, और दिल्ली में जाकर के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 11-1200 की मिलता था मुझे, लेकिन फिर भी मैं उससे खुश नहीं था। फिर लिफाफे बनाने से लेकर के और ठेला पे केला बेचने से लेकर के कार्य करता, तो काफ़ी लोग मिलते थे, बोलते थे कि तुम अपना रोजगार कार्यालय में नाम लिखवा लो। स्ट्रगल के बाद मुझे नौकरी मिल गई। एम्स में जाने के बाद मैं 2 चक्के की जो साइकिल होती है उसको चलाना गांव से ही जानता था, घूमता था चारों तरफ। तो ड्यूटी जाते समय तो कभी ऐसे लगता था कि वो लगता है मेरे गांव का उनके प्रोनाउंस से, बातों से, तो कोई कैंसर भोजपुरी लैंग्वेज, जी भोजपुरी जिसको कहते हैं कि एकदम मिठास होती है भोजपुरी जी, में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी उनके कपड़े से ऐसे कुछ प्रोनाउंस से। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे तो परेशानी थी कि मैं दिव्यांग हूँ, लेकिन जो आज की डेट में जो जिसको कैंसर है, टीबी है, बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, तो ये भी एक तरीके से एक समझिए कि बहुत ज़्यादा उनको कष्ट है, और वह जो है सही से अपना जीवन नहीं यापन कर पाते हैं। और चूँकि हमारे मऊ में ऐसी कोई व्यवस्था न होने के कारण से लगभग सारे पूर्वांचल और बिहार के एम्स में ही जाते हैं। उस दौरान थोड़ा एम्स में भीड़ होने के नाते, चाहे एक्सरे हो, चाहे हार्ट का ऑपरेशन हो, चाहे न्यूरो सर्जरी का हो, चाहे ENT का हो, 2-2 साल 1-1 साल की लंबी डेट होती है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने कम से कम जिस जगह से मैं पैदा हूँ, जिस माटी से पैदा हूँ, और जो संकल्प लेकर के आकर के मैं दिल्ली में नौकरी कर रहा हूँ, तो मैंने लोगों जितने ग्राम प्रधान हैं और BDC हैं उनका डाटा निकाला, और सारे प्रधानों को चिट्ठी के माध्यम से और कैलेंडर के माध्यम से मैं लिख करके भेजता रहा कि मैं देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम करता हूं, अगर आपके गांव में कोई बीमार पड़े तो दिल्ली भेजो। उसमें पोस्ट ऑफिस से बड़ा संभव नहीं था कैलेंडर को भेजना, तो हर ब्लॉक में मैंने 1-1 लड़के रखे कि घर प्रधान जी को ले जाओ, दे दो, क्योंकि 1-2 बार मुझे लगा कि पोस्ट से नहीं जा पा रहा है। तो इस तरीके से मुझे सब लोग जुड़ गए, और सब लोग जुड़ गए तो बड़ा आसानी से मैं उनकी मदद कर देता था, और वो अभी भी कंटिन्यू आते रहे, जा रहे हैं उनकी मदद। ये कितने साल पहले आपने ये काम शुरू किया था? ये सर मैं करीब 20 साल हो गया। 20 साल से किया, तो 3-4 साल तो अच्छा से नौकरी किया, चूँकि नौकरी नई नई मिली थी। बिल्कुल। और पता लगा उसी समय में अगर बहुत ज़्यादा सोशल होने लगता तो थोड़ा सा ऑफिसर की नज़र में तो ये रहता है कि काम करना पड़ेगा। तो 3-4 साल के बाद मैंने शुरू कर दिया था लोगों की मदद करना। अच्छा, मदद को लोग महत्वाकांक्षा के रूप में लेते हैं कि इनकी कोई महत्वाकांक्षा होगी, ऐसा कभी लगा क्या कि आप किसी महत्वाकांक्षा से ग्रसित होकर कर रहे हैं, या स्वयं की प्रेरणा से प्रेरित होकर यह काम को कर रहे थे, इस काम को आप कर रहे थे? नहीं, सही बात है। लोगों की तो जो समाज है, समाज हर तरीके की बात सोचता है। 20 साल हो गए जी। और आप और आपने लगभग पूरे गांव को टच कर लिया है। मऊ की जो लगभग सभी गांव है, 500-600 संबंधित कुछ है, उसको आपने टच कर लिया है, सभी प्रधानों को टच कर लिया, चाहे वर्तमान हो चाहे पूरे प्रधान हो। तो क्या लगता है कि आप कोई महत्वाकांक्षा रही, या आपने केवल मतलब लोगों को सहयोग की भावना से इसको टच किया? नहीं, महत्वाकांक्षा तो देखिए नहीं, मतलब सिस्टम, मतलब मुझे लगा कि चूँकि मेरे ऊपर, चूँकि दिव्यांग से ग्रसित होने के बाद मुझे कष्ट होता था, तो मैंने पहले ही बताया कि जो शारीरिक शरीर में कुछ भी रोग है तो एक तरीके से इक्वल है दिव्यांग के। जैसे बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो मुझे लगा कि वो भी दिव्यांग है। जी, वो भी मदद करनी। आपको ये लगा? यस। तो उससे और कहीं न कहीं मुझे मतलब ये सब सोच करके बड़ा मन खराब हो जाता था। तो मैं शुरू कर दिया और मुझे अच्छा लगने लगा। गांव के लोग आते थे, उनको लाभ मिलता था, बहुत खुश होकर जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। और जहां तक रही महत्वाकांक्षा, तो ऑफिस में मेरे तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने लोग क्यों आते हैं, तुम्हारी कोई ऐसी बात है? तो ये तो निश्चित तौर से आप सोशल काम में आएंगे तो आपको कुछ न कुछ लोग बोलेंगे, तो उससे आपको हटना पड़ेगा। नहीं हटेंगे तो आप ये काम कर नहीं पाएंगे, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। जैसा कि आपने कहा कि मैंने उसी पॉइंट को ही उठाया कि महत्वाकांक्षा, क्या समय आने पर आप कहीं, या आपको कोई पार्टी या वर्तमान में सरकार आपको कोई ऐसा पद दे या आपको सम्मान करे कि भाई निश्चित है कि आपने स्थानीय स्तर पे आपने बहुत मेहनत किया है, तो क्या उसे आप लेंगे? देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है, चूँकि पार्टी का किस
क्या तरीका होता है किसी को सम्मान देने का, और क्या तरीका होता है उनको टिकट देने का, उनका अपना अलग से कुछ होगा। और मुझे लगता है कि देश हित के लिए अगर कभी मतलब ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। और मैं समझता हूँ कि जनता के लिए अच्छा काम उससे थोड़ा सा अच्छा होगा। अभी भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये तो सर पार्टियां डिसाइड कर पाएंगी। और यहाँ की जो जनता है, जनता, हम अब तक 25,000 लोगों की मैं मदद कर चुका हूँ और लगभग लोग जानते हैं। तो जनता तो निश्चित तौर से अगर चाहेगी तो वो लोग डिमांड करेंगे। तो अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको स्वीकार इसलिए किया जाएगा ताकि अभी उससे लोगों को फायदा मिले। यस सिस्टम बिल्कुल। में काफ़ी कुछ चीज चेंज करने का एक अवसर मिलता है। जब आप पद पे होते हैं तो उसको कर पाते हैं। मैंने देखा है या सुना है या मुझसे, मैं तो मेरी खुद फीलिंग है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका नंबर मुझसे मांगा गया। तो क्या लोग कहते हैं कि रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं, तो क्या संतदेव चौहान का क्या प्रभाव पड़ता है जब वहाँ पर लोग एक अपने रोगी को लेके जाते हैं तीमारदार के रूप में, फिर जब आप उनकी मदद करते हैं, जब वो ठीक होते हैं तो उनके चेहरों पे कैसे भाव आता है, क्या होता है, क्या आप उसका वो भाव है उस समय का आप बताएं ज़रा मुझे। नहीं, जब वो फ़ोन करते हैं कि भाई आपका नंबर फलाने से मिला है, तो मैं कहा ठीक है दिल्ली आप आ जाओ। दिल्ली जब पहुंचते हैं तो ऑफिस में बैठा के चाय हो गया, पानी हो गया, फिर उनका कार्ड बन गया। तो तभी से उनकी मतलब लगता है उनके मन में कि लगता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा। और 900 किलोमीटर निश्चित तौर से वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारी भीड़ है। तो अगर वो बैठ करके मेरे पास चाय पानी पी करके कार्ड बना देता हूँ और लंबी डेट मिलती है उसको कम करा देता हूँ, तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जी। और हौसले जब बुलंद हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि आदमी खुश होता है। जब उसकी काम शुरू हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, तो निश्चित तौर से खुश हो जाता है। लोग खुश इसलिए रहते हैं। कहा जाए कि एक बीमार को अगर मतलब उसको चिकित्सकीय सहायता और उसमें उसमें जिस प्रकार की सहायता मिल जाए, काफ़ी दुआएं मिलती हैं। कभी एहसास हुआ कि उनका दुआओं के आपको मिल रहा है और उसका आपको फ़ायदा हो रहा है? देखिए, जहाँ तक दुआओं की बात रही तो मैं समझता हूँ कि भाई ठीक है, वो दुआ तो देते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा भी मैं समझता हूँ कि उनके द्वारा मिल रही होगी। और देखिए ये दुआ से और निश्चित तौर से लाभ तो होता है, तो खुशी तो होती है मुझे अगर वो लोग खुश हैं तो। चलिए हम आपके निजी ज़िंदगी पे बात करते हैं। क्या है आपके बच्चों का क्या है, वो है आप क्या वो करना चाहते हैं, किस तरह से आपने उनको अपने जैसे इस सामाजिक जीवन में इतना व्यस्त होने के बावजूद आप कैसे उन्हें रखते हैं, पिताजी और माताजी को कैसे संभालते हैं दिल्ली और मऊ में? नहीं, ये तो बहुत आपका क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं बताऊं आपको, जिसके परिवार में अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। अगर शादी हो गई तो बीवी की अपेक्षा है, शादी नहीं होने वाली है तो लोग बताते हैं कि फलाने या सरकारी नौकरी कर रहा है, तो बीवी तभी से खुश हो जाती है कि लगता है जिससे शादी हो रही है तो सरकारी नौकरी करता है, तो फिर ऐशो आराम करना है। पारिवारिक जीवन के बारे में बताएं। बहुत आशा होती है लोगों को कि जब एक सरकारी नौकरी में उनका परिवार का सदस्य हो, और किस तरह से अपने परिवार को आप लेके चलते हैं। आपने जैसा अभी चर्चा किया था कि पत्नी को इसी सामाजिक सेवा के कारण दिक्कत होने लगती है, पिताजी भी सोचते हैं कि बेटा 2 दिन से आया है लेकिन लोग उनसे मिलने की भीड़ लगी हुई है और आप उनके साथ निकल जाते हैं मिलने के लिए, आप घर पे समय नहीं, कैसे दोनों को मैनेज करते हैं आप? नहीं सर, ऐसा है कि मतलब है कि मम्मी पापा और जहाँ तक पत्नी का सवाल है, आज की डेट में या चाहे पहले भी, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप पढ़ाई करते वक्त आपको त्याग और तपस्या की भावना नहीं रहेगी तो आप सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे अगर हम सोशल जीवन में आए हैं तो मम्मी पापा हैं जिसने जन्म दिया, वो तो सबसे बड़ा भगवान वही है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से हमारी तपस्या है। अगर हम कुछ लोगों को, जो लोगों के मैं मदद कर रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा लगाव अपने मम्मी पापा और पत्नी की तरफ करने लगेंगे तो ये जो हमारी कार्य करना है, मैं जो समाज के लिए कर रहा हूँ उसमें विघ्न होगा। तो जो मेरा एक मैंने एम बना रखा है कि नहीं, जैसे मेरी पत्नी है, जैसे मेरे माँ पापा हैं, वैसे ही जिले के लोग भी मेरे माँ बाप हैं, कोई बहन है, तो इस रूप में मैं देखता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं लगता है कि मतलब है कि मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे गांव में वो लोग रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए लोग रहते हैं और समय समय पर वो लोग दिल्ली जाते रहते हैं, तो वो लोग रहते हैं। हालांकि वो लोग ज़्यादातर गांव में रहना पसंद करते हैं और लोग वो गांव में रह रहे हैं। ये जान लीजिए कि आज की डेट में
चाहे आप देख लीजिए यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री को, चाहे यशस्वी माननीय योगी जी को, परिवार ही नहीं करो, मैं परिवार नहीं होना चाहिए, लेकिन परिवार होने से ही आपके जो सामाजिक दायित्व है उसमें कहीं न कहीं कठिनाई आएगी, क्योंकि लाखों के लोग में संख्या है, 140 करोड़ के लोग हैं, उसमें 140 करोड़ में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जिले में भी 15-16 लाख हैं, 15-16 लाख में तमाम लोगों की कई तरह की परेशानी है, स्वास्थ्य से लेकर के, चाहे एसडीएम से लेकर के, चाहे वो शिक्षा से लेकर के। तो अगर जो भी आदमी सामाजिक जीवन में आता है तो इतनी संख्या है कि लोगों से मिलेगा नहीं तो वो जो है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी और फिर उनका सामाजिक कार्य भी अधूरा रह जाएगा। तो लोग जो भी हमारे जैसे काम करते हैं, समय राजनीति भी, चाहे हमारे सरकारी नौकरी करते हुए मैं सोशल काम करता हूँ, तो ये समझिए थोड़ा सा त्याग तपस्या तो करना पड़ता है, और माता पिता निश्चित तौर से नाराज तो रहते हैं। संत प्रसाद जी, एक और सवाल, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा? राजनीति महत्वाकांक्षा की बात नहीं है। राजनीति का मतलब मैंने समझा है कि देखिए सर, जब भी हम इस सिस्टम में आए हैं, जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ, एक आज़ादी होने के बाद जैसे एक सिस्टम बना था, सरकार एक सिस्टम है और सिस्टम के तहत सारे नागरिकों को लाभ देना है। और किस तरीके का लाभ देना है, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, रोड की बात हो, ये तमाम सारे सब चीज़ें हैं जो कि सिस्टम में आए बिना नहीं हो सकता, सिस्टम में आए नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो सिस्टम में और अच्छा सोचता है तो उनके लिए अच्छा कर रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ ये बताइए कि वर्तमान समय में मैं देखता हूँ कि आप एक दिव्यांग है, आप लाठी लेके चलते हैं, और ऐसे ही मैं दो दिवस दिव्यांग के सर्टिफिकेट बनाने के लिए जिला मुख्यालय के जो हॉस्पिटल है, वो सीएमओ कार्यालय के बगल में दिव्यांग बनता एक ऑफिस होती है, वहाँ पे भीड़ लगी होती है, समय नहीं मिल पाता है। वही दिव्यांग बार बार आता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उनके उस समस्या को। उनको 2-2 बार 3-3 बार डेट मिलता है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, या डॉक्टरों की जो पैनल होते हैं वो नहीं बैठते हैं, और उन लोगों को दौड़ना पड़ता है। कितनी समस्या होती होगी, इसको आप महसूस करते हैं कभी? जी सर, चूंकि इस देश में इस समय वर्तमान टाइम में 8 करोड़ दिव्यांग है, तो 8 करोड़ दिव्यांग है, और अभी भी दिव्यांग के लिए जो नौकरी में आरक्षण है वो 3% का है। उसमें 3% में जो अलग अलग कैटेगरी बटी हुई है, तो निश्चित तौर से नौकरी में, सरकारी नौकरी में समस्या 8 करोड़ लोगों को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब सरकार के माध्यम से बहुत सारे स्कीम लॉन्च हुए हैं, हम लोग उसकी बताते रहते हैं लोगों को, दिव्यांगों के लिए, चाहे वह बूथ का हो, चाहे बिजनेस में कुछ हो। और मैं एम्स में खुद, एम्स दिव्यांग फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, अपने जो निदेशक जी से जो इलाज कराने जाते हैं दिव्यांग, उनके लिए अलग से हॉस्टल बनवाया हूँ। जो इलाज कराने जाता है उनको रोड पे न सोना पड़े। तो हम लोग कार्य कर रहे हैं, सरकार भी कार्य कर रही है, सरकार की तरफ से अच्छा पहल है। माननीय मोदी जी, पहले लोग विकलांग बोलते थे तो उन्होंने दिव्यांग करा दिया, नाम बड़ा सुंदर बना दिया, तो कि लोग जो है दिव्यांगों को ज़्यादा सम्मान बना दें। 2016 में उन्होंने दिव्यांगों की, उनके साथ कोई भेदभाव न हो, एक रूल भी पारित करके लाए हैं, 2000 कानून बन गया है कि अगर उनके साथ कोई भेदभाव गलत करेगा तो 7 साल की उसमें सजा का भी प्रावधान है। तो सरकार भी इस सोच रही है कि दिव्यांगों को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट न दिया जाए, इसके लिए अलग अलग तरह के कानून बन रहे हैं। और उसको पारित कराने के लिए हम लोग, बड़े शहरों में तो हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि रूरल एरिया में, जहाँ इतनी जागरूकता नहीं है, जहाँ अधिकारी बता नहीं पाते हैं, और इतना उनको लगता है कि थोड़ा सा उनको भी मिल करके बताना पड़ेगा कि दिव्यांग लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ऐसे करना पड़ेगा। भेदभाव आपने शब्द इस्तेमाल किया, कभी आपके साथ ऐसा हुआ क्या? भेदभाव का मतलब मुझे अच्छी तरह याद है सर। मैं यहाँ दिल्ली से एम्स गया, 2-3 साल नौकरी करने के बाद, मैं तो किसान के घर का हूँ, उतनी अच्छी सुंदर नहीं था, कपड़े भी बहुत सुंदर नहीं पड़ता था, पायजामा कुर्ता, एक थैला लेकर के, और इसी सेकेंड में मैंने टिकट करा लिया। यहाँ से तो दिल्ली में भाग करके ट्रेन के ऊपर गया था किसी तरह, लेकिन लगा कि मुझे इसी सेकेंड में टिकट करा दिया। कराने के बाद जब मैं ट्रेन में अभी जाने लगा, वहाँ एक महोदय थे, तो वो मुझे जेब से निकाल के कुछ, मुझे नहीं पता कितने पैसे थे, देने लगे। तो उन्होंने, ऐसे लगता है कि उनकी, लगता था कि वो भिखारी होगा,
फिर मैं लिया नहीं, अंदर गया। ये बड़ा संजोग रहा कि इसी सेकंड में 4 सीट होती है, 3 उनकी थी, 1 मेरा था। पुनः वो दोबारा मैं बैठा तो बोले कि तुम यहाँ क्यों बैठे? तब मैं समझ गया ये लगता है मुझे भिखारी उखारी समझ रहे हैं। तो मैं उनको बताया सर आई एम नॉट भिखारी, आई एम वर्किंग एम्स, अपना स्काई कार्ड दिखाया। ये घटना हुई। ये घटना राजधानी में मैं जा रहा था, तो वहाँ एचओन में मैंने टिकट कराया हुआ था। वहाँ पे एक गोरे चिट्ठी एकदम, उसमें तो बड़े लोग चलते हैं, सांसद चलते हैं या तो बड़े लोग चलते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ से भागो विकलांग डब्बा में। मैंने कहा अच्छा क्यों विकलांग डब्बे में जाऊँ? फिर वो थोड़ा सा आर्गुमेंट करने लगे, उनसे तू मैं हो गया। जब तक वो लोग बड़े लोग हैं और कुछ कंप्लेन की, जो पुलिस होती है रेलवे की, वो आकर के भी मुझे 1-2 झापड़ मारी। फिर उसके अंदर से अच्छे लोग निकल गए। तो हमको कहने लगे कि आप लोगों को दिव्यांग डब्बे में जाके बैठना चाहिए, विकलांग को, विकलांग इसलिए कोई मदद नहीं करता, आप लोग ठीक नहीं हैं। अलग अलग तरह से लोग खराब शब्दों से संबोधित कर रहे थे। बहुत टाइम हुआ, 10 मिनट बीत गया। इस दौरान तो मैंने अपने बैग में से टिकट निकाला तो लोग हैरान हो गए कि बताइए ये टिकट लिया हुआ है, तो कोई उधर से सॉरी बोल रहा है, कोई उधर से सॉरी बोल रहा है। तब से ये घटना होने के बाद मैं ये लाठी को सोचा कि अब मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर मैं तो मान लीजिए सक्षम हूँ, ऑपरेशन एम्स में बहुत सारे डॉक्टर भी हमको बोलने लगे कि तुम ऑपरेशन कराओ, एम्स की बेइज्जती क्यों कराते हो। तो ये घटना होने के बाद मैं इस लाठी का सहारा आजीवन लेने का फैसला किया है, ताकि और जो हमारे दिव्यांग हैं, चाहे शोषित है चाहे वंचित है, जो समाज में कुछ लोग हैं जो कपड़ों से, जो शक्ल से देख करके उनके साथ थोड़ा भेदभाव करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उनको ये है कि बताने का हमको मौका मिलेगा। और कुछ लोग जैसे जाकर के लोगों को शिक्षा देते हैं हम लोग कि इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैंने इसका डंडे का अभी तक यूज करना नहीं छोड़ा। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने लोगों की मदद करनी शुरू की, कितनी अड़चने आई? वहाँ पे अड़चन भी आता होगा, आपको समस्या आती होगी, आपके प्रभावित भी होता होगा, आपका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता होगा, क्योंकि उन्हें कभी आवश्यकता पड़ती होती है तो आपको रात के 12 बजे भी फ़ोन कर देते होंगे। और अमूमन निश्चित है कि कोई भी आदमी रात को ही फ़ोन करता है और इस तरह की समस्या आती है। तो क्या दिक्कतें आई हैं, कभी आप बताएं उसका? निश्चित तौर से देखिए, ये जो परिवार की बात आप कर रहे हैं, मैं परिवार 16 लाख जनता जो मऊ की है उसको अपना परिवार समझ लिया हूँ 20 साल पहले ही। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा परिवार मेरा है, तो उसमें कुछ लोग नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं। जहाँ परिवार होता है तो ये सब चलता रहता है। अब मैं अपने ही फैमिली को परिवार नहीं समझता हूँ, इस 16 लाख लोगों को परिवार समझता हूँ। और मैं ये पहले भी प्रतिज्ञा ले चुका हूँ कि जब तक मैं सेवानिवृत्त नहीं होऊंगा तब तक इधर मऊ के लोगों की, पूर्वांचल के में मदद करता रहूँगा, ताकि मतलब है कि उन लोगों को जिस बड़े रोग से पीड़ित हैं उनको लाभ मिल सके। और हम लोग गाहे बगाहे सरकार से भी अनुरोध करते हैं, सिस्टम से भी करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जैसे मऊ हैं वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए। तो अभी चल रहा है वो सब, कुछ लगता है सरकार कर रही है, तो वाच कर रहे हैं हम लोग और करेंगे भी। क्या देखते हैं मऊ की राजनीति किधर जा रही है? यहाँ का जो काम यहाँ के राजनीतिज्ञों को करना चाहिए, तो एक आप जैसा एक सामान्य सा इंसान, दिव्यांग इंसान, वह उसको आगे आके कर रहा है। अगर सभी मिलकर अगर करने लगे तो शायद इतनी समस्या ही यहाँ की जनता को न मिले। घोसी जो आपकी लोकसभा है, मऊ जो है जिला है, इसको कोई समस्या ही ना हो। क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, जहाँ तक देखिए राजनीति की बात है और मऊ डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो निश्चित तौर से यहाँ पे मऊ में अच्छे अधिकारी भी, चाहे पीएमओ में रहे के शर्मा जी रहे हों, चाहे और भी बहुत सारे आईएएस हैं, तो उन लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ा सा मऊ के लिए कुछ सोचना चाहिए। और माननीय के शर्मा जी जब से मंत्री बने हैं, वो थोड़ा अच्छा काम शुरुआत कर दिया उन्होंने और कर भी रहे हैं। और जहाँ तक रही बात अच्छे लोग आने चाहिए, तो राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, मुझे लगता है जो हमारा युवा है। और युवा मुझसे निश्चित तौर से लग रहा है कि जो युवाओं का रुझान है अपने विकास के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए, तो युवाओं के ऊपर है। अब जो भारत 21वीं सदी में आ गया है, युवाओं का भारत है और युवा को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो राजनीति में एक सबसे बड़ी ताकत है, वह जनता है।
संविधान ने जनता को दे रखा है और निश्चित तौर से जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सूटेबल है कौन नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सोचना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी हमारे आने वाले युवा सोचेंगे। मैं उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि आप लोग सोचिए और अच्छा करने की कोशिश करिए, तो आपका भी, परिवार का भी नाम और आपका मऊ का नाम और देश का नाम पूरे विश्व में होगा और कीर्तिमान हासिल करेगा अपना मऊ। तो ये थे हमारे साथ एम्स में कार्यरत संत देव चौहान जी, जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी की बातों को खोल कर आईने की तरह रख दिया। धन्यवाद।